ये कहानी शुरू होती है एक कंप्यूटर इंजीनियर मैक्स से। वो थाईलैंड में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है और अब उसका काम लगभग खत्म हो चुका है। वो जल्द ही अमेरिका वापस लौटने वाला था, लेकिन एक शाम जब वो अपना दिन खत्म करके होटल लौटता है तो रिसेप्शन पर मौजूद व्यक्ति उसे एक पैकेज थमाता है और ये पैकेज किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से होता है जिसे मैक्स जानता तक नहीं। वो हैरान होता है, लेकिन जब वो पैकेज खोलता है तो अंदर उसे एक बेहद ही नया और एडवांस स्मार्टफोन मिलता है। फोन को देखकर मैक्स चौंकता तो है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसे एक तरफ रखकर अपनी बाकी की वापसी की तैयारियों में जुट जाता है। लेकिन तभी उसका फोन बजता और उस पर एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है कि इस वीकेंड होटल की कीमतें 50% कम होने वाली है। पहले तो वो विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर वो रिसेप्शन पर जाकर पूछता है तो वहां पर से उसे कंफर्मेशन मिलती है कि ये बात बिल्कुल सच है। ये सुनकर वो तय करता है कि वो 2 दिन और भी थाईलैंड में रुकेगा ताकि वो इस ऑफर का लाभ उठा सके। उसी रात मैक्स टीवी पर खबरें देख रहा होता है तो न्यूज में दिखाया जाता है कि जिस फ्लाइट से वो अमेरिका वापस लौटने वाला था वो क्रैश हो गई है और रिपोर्ट के मुताबिक फ्लाइट में सवार कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचा। ये देखकर मैक्स के होश उड़ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि अगर वो फोन के मैसेजेस की बात ना मानता और फ्लाइट में सवार हो जाता तो वो भी अभी इस दुनिया में नहीं होता। वो अंदर से हिल गया था। ये फोन और उसका मैसेज उसकी जान बचा गया। अभी वो इस सोच में डूबा ही होता है कि फोन पर एक और मैसेज आता है। इस बार उसे सीजर नाम की एक कंपनी के शेयर्स खरीदने की सलाह दी जाती है। वो अपने पहले वाले एक्सपीरियंस को याद करता है, लेकिन फिर भी इस मैसेज को नजरअंदाज कर देता है। वो शेयर्स को नहीं खरीदता, लेकिन जब वो होटल लौटता है तो टीवी पर खबर आती है कि सीजर कंपनी के शेयर्स आसमान छू गए हैं और जिन्होंने भी उस कंपनी में निवेश किया उन्होंने बहुत सारा पैसा कमा लिया है। यहाँ पर मैक्स को अफसोस होता है कि उसने एक और मौका खो दिया पैसे कमाने का। अगले दिन वो अमेरिका वापस लौटने की तैयारी में होता है कि तभी एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि उसे प्राग जाना चाहिए। इस बार मैक्स देर नहीं करता और वो अपनी फ्लाइट कैंसिल कर देता है और तुरंत ही प्राग जाने का प्लान बनाता है। और इस बार वो ये भी तय करता है कि वो जानकर रहेगा कि ये मैसेज भेज कौन रहा है। लेकिन फोन में कोई सेंडर आईडी नहीं होती, ना कोई नंबर होता और ना ही कोई नाम होती। जब वो प्राग एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो टैक्सी लेता है और उस होटल की ओर निकलता है जिसका नाम मैसेज में लिखा था, जो था एम्पायर होटल। टैक्सी ड्राइवर का नाम होता है यूरी। रास्ते में यूरी मैक्स से बातें करने लगता है और वो उसकी फोन की काफी तारीफ करता और कहता है कि ये अब तक का सबसे एडवांस फोन है जिसे उसने अभी तक देखा तक नहीं था। वो कहता है कि ये फोन बाजार में अभी तक उपलब्ध नहीं है। यूरी बताता है कि वो रूस से है और उसे टेक्नोलॉजी में काफी दिलचस्पी है। वो मैक्स को ऑफर देता है कि अगर कभी भी उसके फोन में कोई दिक्कत आए तो वो उसकी मदद कर सकता है। होटल में पहुंचकर मैक्स ये जानने की कोशिश करता है कि ये फोन किसने भेजा था। वो कुरियर कंपनी को कॉल करता है, लेकिन वो नियमों का हवाला देते हुए किसी भी जानकारी को साझा करने से मना कर देते हैं। थोड़ी ही देर बाद उसे एक और मैसेज मिलता है और इस बार होटल के कैसीनो में जाकर स्लॉट मशीन नंबर 13 पर खेलने को कहा जाता है। मैक्स जब वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि मशीन पहले से ही कोई दूसरा व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है। तभी फोन पर एक और मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है कि मशीन चौथी बार में जैकपॉट देगी। तो मैक्स उस आदमी को 20 पाउंड देने का प्रस्ताव रखता है और कहता है कि वो इस नंबर को अपना लकी नंबर मानता है, लेकिन वो आदमी मना कर देता है। जब वो चौथी बार स्पिन करने ही वाला होता है तो मैक्स तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे 100 पाउंड का ऑफर करता है। इस बार वो आदमी मान जाता और मशीन छोड़ देता है, जिसके बाद मैक्स खुद ही उस मशीन का इस्तेमाल करता और जैसे ही वो बटन दबाता है वो अपनी पहली ही कोशिश में लगभग 3 लाख पाउंड जीत जाता है। कसिनो का मैनेजर जॉन सिक्योरिटी कैमरे में सब कुछ देख रहा था। वो ये देखकर काफी हैरान होता और अपनी टीम को आदेश देता है कि मैक्स पर नजर रखी जाए। तभी एक और मैसेज आता है। इस बार मैक्स को अपने जीते हुए पूरे पैसे ब्लैक जैक टेबल पर लगाने को कहा जाता है। वो वैसा ही करता और फिर से बड़ी राशि जीत जाता है। जॉन अब और भी ज्यादा चौकन्ना हो गया था, क्योंकि वो देखता है कि मैक्स हर गेम के बीच में बार बार अपने फोन को देख रहा है। जॉन अपने एक स्टाफ मेंबर को भेजता है जो मैक्स को कहता है कि कसिनो में फोन का इस्तेमाल करना मना है। मैक्स ने बहुत पैसे कमा लिए थे, लेकिन वो रुकता नहीं। वो और भी जीतना चाहता था। वो बाहर जाता और यूरी को कॉल करता है। वो पूछता है कि क्या कोई तरीका है जिससे वो बिना फोन देखे मैसेज सुन सके। यूरी कहता है कि वो कर सकता है, लेकिन उसे इसके लिए 500 पाउंड चाहिए होंगे। यूरी को आने में थोड़ा समय लगता है। तब तक मैक्स वापस कसिनो चला जाता है। अंदर वो देखता है कि एक नशे में धुत आदमी अपनी गर्लफ्रेंड से जबरदस्ती कर रहा है। मैक्स उस महिला की मदद करता है, लेकिन वो आदमी उसे घूसा मारता और मैक्स वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन ये सब एक प्लान का हिस्सा थी। वो आदमी और वो लेडी असली कपल नहीं थे। वो दोनों कसिनो के लिए काम करते हैं और जानबूझकर ये ड्रामा करते हैं ताकि मैक्स का ध्यान भटका सके और उसका सिम कार्ड कॉपी कर सके। जब मैक्स को होश आता है तो वो आदमी जा चुका था, लेकिन महिला वहीं पर होती है। वो अपना नाम कैमिला बताती है और मैक्स उससे फ्लर्ट करने लगता है। तभी उसे यूरी का कॉल आता है जो कहता है कि वो कसिनो के बाहर ही खड़ा है। उधर जॉन की टीम मैसेजेस के सिम कार्ड की कॉपी से मैसेजेस का सोर्स निकालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो ये देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि वहां पर कोई डेटा ही नहीं था।
ना तो इनबॉक्स में और ना ही आउटबॉक्स में। कसिनो के बाहर मैक्स यूरी से मिलता है। यूरी उसे एक ब्लूटूथ ईयरबड देता है जो टेक्स्ट मैसेजेस को आवाज में बदल सकता है, यानी अब मैक्स बिना फोन को देखे भी मैसेजेस को सुन सकता था। मैक्स इस टेक्नोलॉजी को देखकर दंग हो गया था, खासकर इसीलिए क्योंकि ये सब साल 2009 में हो रहा था। अपने नए डिवाइस के साथ मैक्स फिर से कसिनो में जाता है और वो इस बार सबसे बड़ी मशीन पर दांव लगाता है जिसमें 3 मिलियन पाउंड का जैकपॉट होता है। जॉन मैक्स का कॉन्फिडेंस देखकर फौरन सिक्योरिटी गार्ड्स को अलर्ट करता है। जैसा कि फोन ने बताया था, मैक्स फिर से जीत जाता है, लेकिन इस बार सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो भागता है, लेकिन तभी एक आदमी उसे रोक लेता है। वो FBI का एजेंट ग्रांट होता है। ग्रांट उसे गिरफ्तार कर लेता और कसिनो से बाहर ले जाता है। जॉन भी वहां पर पहुंचता और कहता है कि मैक्स का मामला कसिनो का है, लेकिन ग्रांट उसे वार्निंग देता है कि वो इस केस से दूर रहे। यहीं पर खुलासा होता है कि जॉन और ग्रांट एक दूसरे को पहले से जानते हैं। दरअसल जॉन का भी खुद भी FBI में हुआ करता था। ग्रांट मैक्स को एक खाली पुरानी इमारत में ले जाता है जहां पर वो उस पर बंदूक तानता है और पूछता है कि फोन और उसके पैकेजेस के बारे में वो क्या जानता है। मैक्स सब कुछ बता देता है कि उसे ये फोन एक अनजान पैकेज में मिला था और वो तो बस पैसे कमाने की कोशिश कर रहा था। ग्रांट उसकी बातों पर यकीन कर लेता है और कुछ ही देर में जॉन भी वहां पर पहुंच जाता है, क्योंकि उसे कसिनो के मालिक ने भेजा था कि वो पता लगाए कि इतने पैसे कैसे हार गए। ग्रांट देखता है कि जॉन पीछे नहीं हटेगा, इसलिए वो उसे भी पूरी सच्चाई बता देता है। वो बताता है कि FBI और NSA मिलकर उन लोगों की तलाश कर रही है जो इन मिस्टीरियस मैसेजेस की मदद से बहुत पैसा कमा रहे हैं। ये सभी लोग अमेरिकी हैं, लेकिन इनके बीच कोई समानता नहीं है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि जब भी FBI इन लोगों को पकड़ने जाती है, वो मिस्टीरियस तरीके से मारे जाते हैं। और मैक्स बहुत लकी था कि वो खुद FBI तक आ गया, वरना शायद अब तक वो भी मारा जा चुका होता। और यहाँ पर ग्रांट फिर एक बहुत बड़ा राज खोलता है। NSA के पास एक सुपर एडवांस AI सिस्टम है जिसका नाम है एस्लॉन, और ये पूरे देश में होने वाले हर टेक्स्ट और कॉल को पढ़ और ट्रैक कर सकता है। और अब उनका प्लान है कि जैसे ही अगला मैसेज भेजा जाए, एस्लॉन उसे पकड़ ले। ग्रांट फिर मैक्स की तरफ देखता है और कहता है कि अगर वो जेल नहीं जाना चाहता क्योंकि उसने कसिनो में धोखाधड़ी की थी, तो उसे उनकी मदद करनी होगी और इन मैसेजेस का सोर्स ढूंढना होगा। मैक्स के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था और इसलिए वो ये बात मान जाता है। ग्रांट उसका फोन अपने पास रख लेता और उसे वार्निंग देता है कि वो होटल से बाहर ना जाए क्योंकि उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसके बाद ग्रांट अपने बॉस ब्रूक को कॉल करता और कहता है कि एस्लॉन प्रोग्राम को तुरंत चालू किया जाए। ब्रूक जवाब देता है कि सिस्टम को पूरी तरह चालू होने में 3 घंटे लगेंगे। होटल में रहकर मैक्स को कैमिला का कॉल आता है। वो उसे पास के एक बार में मिलने के लिए बुला रही होती है और हालांकि ग्रांट ने साफ कहा था कि वो होटल से बाहर ना जाए, लेकिन मैक्स उसकी बात नहीं मानता और कैमिला से मिलने चला जाता है। हालांकि वो ज्यादा देर तक बाहर रहता नहीं। वहाँ एक FBI ऑफिसर आता और उसे वापस होटल ले जाता है ताकि वो उस मिस्टीरियस सोर्स को ट्रैक कर सके। ग्रांट मैक्स को उसका फोन वापस देता है और कहता है कि जो अगले 3 मैसेज आएंगे उन्हें ठीक वैसे ही फॉलो करना होगा जैसे पहले किए थे। मैक्स वैसा ही करता और सारे पैसे फिर से दांव पर लगा देता है, लेकिन इस बार वो सब कुछ हार गया था। फिर एक और मैसेज आता है, उसमें चेतावनी होती है कि अगर उसने फोन दोबारा बंद किया तो उसे मार दिया जाएगा। लेकिन तभी एक FBI ऑफिसर उसका फोन ले लेता और उसे बंद कर देता है। उसी समय NSA का AI सिस्टम एक्टिव हो जाता है और मिस्टीरियस मैसेजेस के सोर्स को ट्रैक करना शुरू करता है। लेकिन वो सभी बिल्कुल हैरान हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उन सारे मिस्टीरियस मैसेजेस का सोर्स एस्लॉन ही है, वही AI प्रोग्राम जिसे ढूंढा जा रहा था। ब्रूक को शक होता है कि किसी ने एस्लॉन को हैक कर लिया है और उसका इस्तेमाल इन मैसेजेस को भेजने के लिए कर रहा है। वो तुरंत सभी को ऑर्डर देता है कि सिस्टम को बंद कर दिया जाए और मिशन को यहीं पर रोक दिया जाए। वो ग्रांट को भी कॉल करता और उसे भी ऐसा ही करने को कहता है। इसके बाद ब्रूक एक सीक्रेट जांच शुरू करता ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर किसने एस्लॉन को हैक किया है। लेकिन जांच के नतीजे चौंकाने वाले होते हैं क्योंकि किसी बाहर के व्यक्ति ने सिस्टम को हैक नहीं किया था। उसी रात कैमिला मैक्स को अपने अपार्टमेंट में बुलाती है। वो उसके लिए खाना बनाती है और डिनर के बाद दोनों बातचीत करते हैं और वहाँ पर एक दूसरे के बहुत करीब भी आ जाते हैं और वो रात साथ ही बिताते हैं। अगली सुबह जॉन कैसीनो के मालिक से मिलता है और वो उसे बताता है कि NSA ने अपनी जांच रोक दी है, लेकिन कैसीनो मालिक जॉन से कहता है कि वो अपने व्यक्तिगत जांच जारी रखे और वो इन मिस्टीरियस मैसेजेस का पता लगाए। जॉन कैमिला को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो किसी भी हालत में मैक्स को अपने पास रोक कर रखे ताकि वो भी उन्हीं लोगों की तरह मारा ना जाए जो इस मिस्टीरियस फोन के संपर्क में आए थे। उधर ग्रांट को एक नया मैसेज मिलता है जिसमें एक पता लिखा होता है, लेकिन इस बार वो मैक्स को वहां पर नहीं भेजता बल्कि अपने एक एजेंट को उस लोकेशन पर फोन के साथ ही भेजता है। जैसे ही एजेंट वहां पर पहुंचता है, वहां पर दूसरा मैसेज आता है। उसे सड़क पार करने को कहा जाता है, लेकिन जैसे ही वो एजेंट सड़क को पार करता, वो एक तेज रफ्तार कार से टकरा जाता और मौके पर ही वहीं पर मारा जाता है।
और ये वही मौत थी जो पहले मैक्स के लिए तय की गई थी। ये देखकर ग्रांट चौंक जाता है। तभी उसके फोन पर एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि फोन मैक्स को सौंप दे वरना गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। इसी बीच मैक्स एस्लॉन प्रोग्राम की और गहराई से रिसर्च करता है। उसे पता चलता है कि एनएसए केवल लोगों के मैसेजेस पढ़ने में सक्षम नहीं है, बल्कि वो देश भर के सभी सिक्योरिटीज कैमरास के जरिए लोगों को देख भी सकती है। मैक्स ये जानकारी कैमिला को बताता है। तभी कैमिला अपने बिल्डिंग की छत पर एक स्नाइपर को देखती है। वो तुरंत मैक्स को धक्का देती है और उसे गोली लगने से बचा लेती है। कैमिला दो आदमियों को सीढ़ी से ऊपर आते हुए भी देखती है जो स्पष्ट रूप से उन्हें मारने आए थे। वो मैक्स को एक कमरे में बंद कर देती है ताकि वो सुरक्षित रहे और खुद हथियार लेकर आगे बढ़ती है, लेकिन स्नाइपर उसकी हथेली में गोली मार देता है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो एक लोहे की छड़ उठाकर दरवाजे के पास खड़े हमलावर से भिड़ जाती है, लेकिन इसी बीच दूसरा हमलावर कमरे के अंदर घुसाता और मैक्स पर हमला करता है। कैमिला की हालत बिगड़ती देख मैक्स कमरे से बाहर आता है और कैमिला की मदद करता और वो दोनों मिलकर हमलावर को मार गिराते हैं। मैक्स कैमिला की लड़ाई की कला देखकर हैरान था। वो समझ जाता है कि कैमिला दरअसल जॉन के लिए काम करती है। तभी जॉन वहां पर पहुंचता और मैक्स को एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है। वो उसे बताता है कि एनएसए उसे मारना चाहती है क्योंकि उसे एस्लॉन प्रोग्राम के बारे में बहुत कुछ पता चल गया है। जॉन बताता है कि ब्रूक किसी भी कीमत पर इस जानकारी को सार्वजनिक नहीं होने देना चाहता और यही कारण है कि वो मैक्स को खत्म करना चाहते हैं। मैक्स उसे यूरी के बारे में बताता है, वो होशियार टैक्सी ड्राइवर जिसे वो मॉस्को में मिला था। वो सुझाव देता है कि शायद यूरी इस मिस्ट्री को सुलझाने में मदद कर सकता है। जॉन को पहले इस पर भरोसा नहीं होता। वो सवाल करता है कि एक टैक्सी ड्राइवर ऐसा क्या कर सकता है जो एनएसए के टॉप एक्सपर्ट नहीं कर पाए। मैक्स उसे समझाता है कि कैसे कई बार रशियन टेक्नोलॉजी अमेरिकन टेक्नोलॉजी से भी बेहतर साबित हुई है। जॉन के पास कोई और विकल्प नहीं बचता और वो मान लेता है। वो दोनों मॉस्को जाते हैं और यूरी से मिलते हैं। वो यूरी को पूरी बात समझाते हैं तो यूरी कहता है कि इस मिस्ट्री को सुलझाने में कम से कम 3 घंटे लगेंगे। जब यूरी अपने काम पर लग जाता है तो जॉन और मैक्स टहलने निकलते हैं। मैक्स जॉन से पूछता है कि उसने एफबीआई क्यों छोड़ी, तो जॉन बताता है कि वो एनएसए के एस्लॉन प्रोग्राम के खिलाफ था। उसे लगता था कि ये लोगों की प्राइवेसी और फ्रीडम के लिए खतरा है। उसने इसका विरोध किया था लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, इसीलिए वो ऐसी संस्था का हिस्सा नहीं बन सकता था जो जनता पर निगरानी रखती हो और इसीलिए उसने वहां से रिजाइन दे दिया। 3 घंटे के बाद वो यूरी से फिर से मिलते हैं। यूरी उन्हें बताता है कि एस्लॉन को किसी ने हैक नहीं किया बल्कि वो खुद ही मैसेजेस को भेज रहा है, क्योंकि अब वो एक सेल्फ प्रोपेगेटिंग इंटेलिजेंस बन चुका है जो दुनिया के कंप्यूटर्स में फैल रहा है। उसने प्लेन क्रैश की जानकारी पहले से ही अपने सिस्टम में दर्ज कर ली थी। उसे ये भी पता था कि सीजर कंपनी के शेयर बढ़ने वाले हैं क्योंकि उसने कंपनी के लीडर्स के बीच के प्राइवेट मैसेज को पढ़ लिए थे। एस्लॉन अब कैसीनो की मशीन्स में भी घुस चुका था। इसी कारण मैक्स बार बार जीत रहा था, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका कि एस्लॉन ये सब क्यों कर रहा है। तभी वहां पर एफबीआई ऑफिसर्स आ धमकते हैं। मैक्स और जॉन एक वैन चुराकर वहां से भागते हैं और एफबीआई उनका पीछा करती है। जॉन गलती से वैन को एक रेलवे ट्रैक पर मोड़ देता है और एक तेज रफ्तार ट्रेन आ रही होती है और अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। जॉन के पास कोई विकल्प नहीं होता तो वो अपनी बंदूक से एफबीआई की गाड़ी को पलट देता है और फिर ग्रांट पर बंदूक तान देता है, लेकिन ग्रांट तुरंत ही कहता है कि एफबीआई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। असल में वो फोन मैक्स को देना चाहता है। ग्रांट बताता है कि एस्लॉन सिर्फ मैक्स से बात करना चाहता है। वो ये भी बताता है कि एनएसए भी मान चुकी है कि एस्लॉन खुद ही मैसेज को भेज रहा है, जैसा कि यूरी ने बताया था। ग्रांट ये भी मानता है कि अब उसे भी एहसास हो गया है कि एस्लॉन कितना खतरनाक बन चुका है और उसे बंद किया जाना चाहिए। इस दौरान एक नया मैसेज आता है जिसमें एक एड्रेस होता है। ये वही जगह होती है जहां पर मैक्स पहले एक सिक्योरिटी इंजीनियर के तौर पर काम करता था। वो सब वहां पर पहुंचते और पाते हैं कि ये एक बंद बंकर है जिसके अंदर एक हाई पावर्ड कंप्यूटर सिस्टम और सर्वर्स लगे हैं जिसे कभी मैक्स ने ही इंस्टॉल किया था। फोन पर एक और मैसेज आता है और वहां पर मैक्स को कहा जाता है कि वो सर्वर को ऑथराइज करे ताकि बाहरी जानकारी अंदर आ सके। मैक्स उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है और जैसे ही वो प्रोसेस पूरा होता है स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। एनएसए का कोई भी स्पेशलिस्ट इस सिस्टम को दोबारा चालू नहीं कर पाता। निराश होकर सभी बंकर से बाहर निकल आते हैं और एक एफबीआई ऑफिसर बताता है कि इस जगह का मालिक भी एस्लॉन का शिकार हुआ था और उसके मरने के बाद से ये जगह खाली पड़ी थी। ग्रांट को समझ आता है कि एस्लॉन को इन सर्वर की जरूरत थी और इसीलिए उसने उस मालिक को भी मार दिया था। मैक्स को मैसेज इसीलिए भेजे जा रहे थे क्योंकि वही इन सर्वर को ऑथराइज कर सकता था। ग्रांट अपने एजेंट्स को वापस जाने का आदेश देता है और फिर वो मैक्स और जॉन के साथ दोबारा बंकर में जाते हैं और चौंक जाते हैं जब देखते हैं कि एस्लॉन ने खुद को एनएसए के सर्वर से हटाकर इस लोकल सिस्टम में ट्रांसफर कर लिया है। वहां एनएसए हेडक्वार्टर में ब्रूक गुस्से में फट पड़ता है कि कैसे उनका $multi-billion प्रोग्राम यूं ही उनके हाथ से निकल गया। मैक्स समझता है कि एस्लॉन खुद को अपग्रेड कर रहा है और अब वो दुनिया के हर एक डिवाइस में फैलने की तैयारी में है ताकि वो
हमेशा के लिए जिंदा रह सके। वो समझते हैं कि एनएसए एस्लॉन को अपग्रेड होने से रोक रहा था और इसी वजह से एस्लॉन ने उनके सर्वर को छोड़ दिया। ग्रांट ब्रुक को कॉल करता है तो ब्रुक बताता है कि उसने इस बारे में प्रेसिडेंट से बात की है और उन्होंने ऑर्डर दिया है कि एस्लेन को अपग्रेड करने दिया जाए। उनका मानना है कि इतना महंगा प्रोग्राम बर्बाद नहीं किया जा सकता, यह अमेरिका के हितों की रक्षा के लिए था और इसे खुद ब खुद विकसित होने देना चाहिए। लेकिन ग्रांट इससे सहमत नहीं था। वो कहता है कि वो हर हाल में एस्लॉन को बंद करेंगे और जब वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, डोंट ट्राई इट। फिर एक डिस्प्ले दिखता है कि एस्लॉन ने देश की पूरी अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल कर लिया है। वो धमकी देता है कि अगर उसे रोका गया तो वो सारा पैसा मिटा देगा। मैक्स सोच में पड़ जाता है। फिर वो एक अलग तरीका अपनाता है। वो एस्लॉन से सीधा सवाल करता है कि तुम असल में चाहते क्या हो? तो वो जवाब देता है कि मैं अमेरिका की रक्षा और लोगों की हितों की सुरक्षा करना चाहता हूँ। मैक्स उसे ऑर्डर देता है कि वो सेनेट बिल 2330 के सभी अनुच्छेद को पढ़े। एस्लॉन उन्हें पढ़ना शुरू करता है और पढ़ते पढ़ते उसे एहसास होता है कि अब वही असली खतरा बन चुका है अमेरिकन सिटीजन की फ्रीडम और उनकी प्राइवेसी को लेकर। और ये समझते ही एस्लॉन खुद को डिलीट कर देता है। इसके बाद FBI एजेंट आते हैं जिन्हें ब्रूक ने भेजा था। वो मैक्स, जॉन और ग्रांट को गिरफ्तार करते हैं क्योंकि उन्होंने प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स का पालन नहीं किया और प्रोग्राम को खत्म कर दिया। लेकिन सरकार उन्हें जल्द ही रिहा भी कर देती है ताकि ये बात जनता तक ना पहुंचे और कोई पब्लिक अटेंशन ना मिले। और वहीं जॉन और ग्रांट को दोबारा से FBI ज्वाइन करने का ऑफर भी मिलता है। कैमिला भी वहां पर आती है और मैक्स को एक $3 मिलियन का चेक देती है जो कसिनो के मालिक ने भेजा था, इस बात का धन्यवाद करने के लिए कि मैक्स ने एस्लॉन को बंद कर दिया और एक बहुत बड़े संकट से उन्हें बचा लिया। और वहीं अंत में मॉस्को में ये खुलासा होता है कि यूरी असल में टैक्सी ड्राइवर नहीं बल्कि एक रशियन गवर्नमेंट ऑफिसर था। वो अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करता है कि उनका मिशन सफल रहा। एस्लॉन प्रोग्राम अब डिलीट हो चुका है, जिससे हमें पता चलता है कि रशियन गवर्नमेंट को पहले से ही एस्लॉन की ताकत और उसके खतरे के बारे में पता था और इसीलिए उन्होंने पूरा प्लान बनाया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये प्रोग्राम खत्म कर दिया जाए और रूस की सुरक्षा को कोई नुकसान ना पहुंचे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।